विश्वरंग 2020 विश्वरंग के अंतर्गत विश्वरंग के पूर्व रंग के अंतर्गत कथा यात्रा के इस 5वें पड़ाव में मैं कुणाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस एपिसोड में वरिष्ठ कथाकार सुश्री रेखा अवस्थी जी हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। रेखा कस्तवार जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ युवा गजलगो श्री भद्रवास्ती जी भी उपस्थित हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, ये कथा यात्रा का 5वां पड़ाव है। आप सबको स्मरण होगा कि इससे पहले हम इस कथा यात्रा में सुश्री शंपा शाह, श्री रमाकांत श्रीवास्तव, श्री बलराम गुमास्ता व श्री नवल शुक्ल जी का सानिध्य लाभ कर चुके हैं। मित्रों, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, इस कथा यात्रा में हमारे सहयात्री रहे हैं, वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन जैसा कि कल हमने देखा कि कुछ नए लोग इस कथा यात्रा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष विश्वरंग में हमने कथादेश नामक एक हिंदी कहानी का एक कथाकोश प्रकाशित किया था। 18 खंडों में विभाजित इस कथाकोश का संपादन प्रधान संपादक थे सर्वश्री संतोष चौबे जी। इसका संपादन वरिष्ठ कथाकार मुकेश वर्मा जी ने किया था। आज हमारे बीच वो भी उपस्थित हैं। श्री अरुणेश शुक्ल और डॉक्टर आरती ने इसका संपादन सहयोग किया था। यह कथादेश हिंदी कहानी की संपूर्ण यात्रा को पहली कहानी इंशाल्लाह खां की माने या फिर माधवराव सप्रे की माने, वहां से लेकर कथादेश प्रकाशित हुआ था 2019 में। मेरा ख्याल है 2018 तक की कहानियां इसमें शामिल की गई हैं। तकरीबन 2500 कहानियों से गुजरने के बाद लगभग 650 कहानियों का इसमें समायोजन किया गया है और प्रत्येक कहानी पर समकालीन आलोचक द्वारा एक स्वतंत्र टिप्पणी का भी इसमें समायोजन किया गया है। साथ ही कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा का समुचित रेखांकन व निरीक्षण करते लगभग 75 आलेख, जिनमें से कई तो दस्तावेजी मूल्य रखते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया था। मैं जैसे कि बता चुका हूं कि इसके प्रधान संपादक श्री संतोष चौबे हैं और इसका संपादन का गुरुभार वरिष्ठ कथाकार वनमाली सृजन पीठ के भोपाल के अध्यक्ष श्री मुकेश वर्मा जी ने किया था। इस पूरे कथादेश से गुजरते हुए जब एक आम पाठक गुजरेगा तो उसे यह एहसास स्वयमेव होगा कि संपादन का यहाँ पर जो दायित्व था वो कितना गुरुत्वपूर्ण था, जिसे कितनी सहजता पूर्वक काफी अकुंठ भाव से इसका संपादन किया गया था। संपादक वैसे मूलतः तो मैं भी संपादन से जुड़ा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि संपादन अपने आप में कितना कुंठित कर देने वाला पेशा है। तो इस तरह से अकुंठ भाव से समावेशी जब हम बड़ा काम करते हैं तो हमारी दृष्टि भी बड़ी स्वयं हो जाती है और जमीनी जो संकीर्णताएं हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो उसका इसमें परिलक्षण सामान्य पाठक भी कर सकता है। कथा यात्रा का हर एपिसोड इसी कथादेश के हर खंड पर केंद्रित किया जाने का विचार। अब तक हम धरोहर के अंतर्गत, धरोहर हमारा पहला खंड था कथादेश का, जिसमें प्रेमचंद के पूर्ववर्ती जो कहानीकार थे, लगभग 40 दशक का जो तबील वकवा था, उस दौरान लिखी जाने वाली कहानियों का इसमें समायोजन था। धरोहर पे बात कर चुके हैं। प्रेमचंद के बाद जो कहानियां आई, प्रेमचंदोत्तर कहानियां, उन पे 2 खंड केंद्रित हैं, खंड 2 और 3,
हम उस पर बात कर चुके हैं। आज की इस एपिसोड में हम नई कहानी के ऊपर केंद्रित अंकों पर बात करेंगे। इनमें कथादेश में दो ऐसे खंड हैं जो नई कहानी के दौरान लिखी गई कहानियों को अपने आप में समायोजित करती हैं। इनमें से पहला खंड है जो कथादेश का चौथा खंड है, नई कहानी 1। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। खंड में कुल 35 कहानियां हैं। इस खंड में जो 35 कहानियां हैं वो जिसके लेखक वर्णाक्रम के रूप में यहाँ पे समायोजित किए गए हैं। इनमें अमरकांत, अमृत राय, उषा प्रेमवदा, कमलेश्वर, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती, शानी, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, निर्मल वर्मा, रेणु, भीष्म साहनी, भुवनेश्वर आदि की कहानियां हैं। कुंवर नारायण, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, धनंजय वर्मा, नरेश मेहता, नागार्जुन की कहानियां भी इस खंड को समृद्ध करती हैं, जिनकी पहचान हिंदी की अन्य रचनात्मक विधाओं तक महदूद हो गई। आज इस खंड से ही हमारे बीच उपस्थित युवा गजलकार भद्रवासी जी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का पाठ आपके समक्ष करने जा रहे हैं। भद्रवासी जी उर्दू और फारसी से स्नातकोत्तर की उपाधि धारण कर चुके हैं। जर्नलिज्म में DIP मास कम्युनिकेशन, इसके अलावा रंगकर्मी हैं। जहां तक मेरा ख्याल है आपने फिल्मों में भी अभिनय किया है, गंगा जल में संभवतः, या राजनीति में प्रकाश झा की भी आरक्षण में किया। अनुवादक हैं। तो मैं कहाँ हूं, इस शीर्षक से एक गजल संग्रह आपका जो प्रकाशित है। एक महत्वपूर्ण काम इनका है, मुल्ला रमूजी की गुलाबी उर्दू की 3 किताबों का इन्होंने अनुवाद किया है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भद्रवासी जी आज एक अलग ही भूमिका में फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का पाठ करेंगे आपके समक्ष। श्री भद्रवासी जी।
और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सांसों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सीड़ क्लासी है, उसका खसम रंगी, कुरमा टोली का नामी लठैत, इसीलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गाल खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीप के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पसूरिया पुतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई, अरे चंपिया। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर खड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हुआ कि टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह, जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वो शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माने शकरकंद के बदले, ए मैया, एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, देना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंकाती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलका उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह, बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो, 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम ही नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। पप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली के मियाजान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं है तो मलदिया टोले के मियाजान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर, रख दे उठा के। ये मर्द
नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थीं। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने सुख ऐसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती हुई चंपिया बोली। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के औसारे पर बिरजू के फिसफिसा के पूछा, क्यों क्यों कर दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वो। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंच भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को दिल भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, पप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर पप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की मां चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी थी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो है, महावीर जी का रोटी तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की मां। बिरजू की मां के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुपती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाव खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, वैशाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल रहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कोटा पर तोल के ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें चलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की मां को मौसी कह के पुकारा। ये जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, पप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की मां दिन रात मंझा न देती रही तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ कर बैठ जाएं,
मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मोज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। अरे बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने को भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वो खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगी। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। लो, खूब देखो नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरियां सब हंसती आएंगी। सभी चलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी चार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वो जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वो बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास से एक धूर जमीन भी अपने इस गांव में। चलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की बिखदीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, खड़खड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी, चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग गया चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी से छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया, बोल मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मल्दिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, ओ चंपिया, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजू बेटा, ब्रजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले, धान की पंचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की मां उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की मां के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहन होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचसीस टट्टी में खोजते अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। बलदहिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूं, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी मां ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे।
क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुनमुन है ये लोग। बस हम दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती है? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? अरे गाड़ी वालों को भी बैल की कभी जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोल दे, देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी, जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुन तो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पघिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की मां ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पघिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांकती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वो है सहुआइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब मेले में, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सर कढ़ाई उठाकर अपने आप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सा चारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन ने 5 शकरकंद खा लिया। हाँ। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को ची से चाटें, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टीका पहना है आज, पहली बार। बिरजू के पप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लालपान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके खरखराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में?
जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछती हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं। पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे। बिरजू की मां ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जल्दी आ। बगल के झोंपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार नरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की मां को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठे रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की मां की ओर बढ़ाई। बिरजू की मां को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू। ये चारों ही गांव में पेस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की मां के माथे के मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा दो चंपिया। डरती है काहे, जहां भूल जाओगी, बगल में तो मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी मां की इच्छा हुई कि वो भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की मां ने जंगी की पुतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वो भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की मां बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वो सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की मां ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की मां के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भद्रवासी जी। अब मैं आप ही से आग्रह करूंगा कि इस कहानी पर वरिष्ठ आलोचक शंभुगुप्त जी ने जो टिप्पणी लिखी है उसका भी पाठ करें, ताकि हमारे पाठकों को समुचित दिशा निर्देश मिले। जी, शंभुगुप्त जी की टिप्पणी है, लाल पान की बेगम भारतीय सामंती उपनिवेशवादी जीवनचर्या का एक उपभोगवादी उपागम रहा है। यह सामंती पितृसत्ता और पुरुष वर्चस्व की एक वानगी है जो लोक में थोड़े कतर ब्योंत के साथ प्रचलन में आया। आधारभूत रूप से लाल पान की बेगम सामंती परकिया प्रेम की एक कोटि रही है, जिसमें कला एक विशिष्ट तत्व के बतौर शामिल थी। वे सुंदर स्त्रियां जो नृत्य, संगीत, गायन, नाट्य इत्यादि कलाओं में निपुण और दक्ष होती थीं, जिनमें इन कलाओं के माध्यम से देखने सुनने वालों को रिझाना, प्रसन्न करना आता था, वे नर्तकी, गायिका इत्यादि बन जाती थी। लाल पान की बेगम क्या होती है, इसका एक सूत्र इस कहानी में भी है। जंगी की पुतोहू बिरजू की मां के विषय में बात करके इस उपमान का इस्तेमाल करती है। बिरजू की मां के बारे में गांव में जो ये प्रतिवाद प्रचलित है कि उसने
सर्वे सिप्तल मिट्टी यानी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के पासा पर फूल छाप साड़ी पहन के घंटा की भेंट चढ़ाई। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाल वाले जूते की छाप, घोड़े की टाप की तरह आदि आदि। वे इस बात के सबूत के तौर पर काम आते हैं कि इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर चलती है। यहाँ ये जो प्रतिवाद अंकित किए गए हैं उनकी तफसील में जाएं तो सारा मामला साफ हो जाता है। यानी कि लाल पान की बेगम का एक खास और एक तरह से पारिभाषिक अर्थ और संदर्भ है जो राजनीतिक व सामाजिक आर्थिक प्रतीकों से जुड़ा है। कहानी के संदर्भ से ये स्रोत तलाशे जाएं तो कुछ बातें ये साफ होती हैं कि लाल पान की बेगम बहुजन समाज की युवा स्त्रियों से बनती थी। लाल पान की बेगम बहुजन समाज की युवा स्त्रियों में से बनती थी जो सामाजिक शक्ति संतुलन में कमतर होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर होती थी। लेकिन कायिक सौंदर्य, दैहिक गठन, आंगिक चेष्टाओं इत्यादि में अव्वल होने के साथ साथ नृत्य, संगीत, गायन, नाट्य, अभिनय इत्यादि में दक्ष और प्रवीण होती थी। नाच वाली लाल पान की बेगम होना या कहलवाना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। बिरजू की मां कहानी पूरी होते होते स्वयं इसकी तस्दीक करती है। यूं जंगी की पुतोहू से उसकी लाग डांट हमेशा चलती ही रहती है। वो उसे मुंहजोर, टीशन वाली लड़की, गोबर की ढेरी, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू, हमेशा सींग घुमाती फिरती, ठेठर बास्कोप का गीत गाने वाली पसूरिया पुतोहू और न जाने क्या क्या बात में कहती रहती है। लेकिन वही जंगी की पुतोहू जब उसके महिमा वलय के घेरे में आ जाती है और उससे उपकृत होने को विवश होती है तो वही उसे सही और बहुत प्यारी लगने लगती है कि जंगी की पुतोहू शायद सच ही कह रही थी कि सचमुच में ही वो लाल पान की बेगम है। यहाँ सोचने की बात यह है कि लेखक इस सारे प्रकरण को आखिर उठाता क्यों है। उसके जहन में वो कथा प्रश्न क्या है जिसका जवाब ढूंढना उसे जरूरी लगा और उसके लिए ये सारा तुमार उसने खड़ा किया। ये तो तय है कि एक जमाने में बिहार में तथा इस देश में अन्यत्र भी इस तरह का पतुरिया का नाच एक सामान्य परंपरा रही है। जब ये आम लोगों के लिए खुले तो ये एक उत्सव की तरह का अवसर होता था। रेणु ने अपनी अन्य कहानियों में भी ऐसा दिखाया है। इस कहानी में एक भिन्न दृष्टि से वे प्रस्तुत होते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि इस प्रथा को थोड़ा आलोचनात्मक तरीके से लेते हैं। इस बहाने से वे भारतीय पुरुष समाज में गहरे तक व्याप्त उपभोगवादी सौंदर्य दृष्टि की खबर लेते हैं। ये कहानी प्रमाण देती है कि न केवल सामंती, संभ्रांत, समृद्ध, उच्च वर्णीय तबका, लेजर क्लास स्त्री के प्रति उपभोगवादी सौंदर्य दृष्टि का शिकार है, बल्कि बाकी का सामान्य तबका भी लगभग वैसा ही आचरण करता दिखाई देता है। लाल पान की बेगम जिस सामंती उपभोगवादी पुरुष मानसिकता की उपज है, वो मानसिकता ऊपर से उतरती हुई एकदम नीचे तक आती चली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया भद्रवासी जी। 2020 फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शती वर्ष भी है। पूरे देश भर में यह जन्म शती मनाई जा रही है। पत्रिकाओं के विशेषांक निकाले जा रहे हैं। यह कथादेश का यह एपिसोड भी हमने एक तरह से रेणु पर ही केंद्रित किया था। तो हिंदी कहानियों में प्रेमचंद के बाद ग्रामीण छवियां कम मिलने लगी थीं, बल्कि साहित्य में जो आधुनिक प्रवृत्तियां उभर रही थीं उनके लिए नगरीय मध्यवर्ग का परिवेश अधिक उपयुक्त समझा जाने लगा था। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में जैनेन्द्र हों, यशपाल हों, अज्ञेय हों, लगभग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से थोड़े से खिसके थे, दूर हो रहे थे। और बाद में नई कहानी का जब आंदोलन हुआ, जिस यह कथादेश का यह खंड जिसे अपना एक तरह से कथावस्तु बनाता है, जिसमें नई कहानी के लोगों को इसी खंड में रखा गया,
तो नई कहानी को तो पूरी तरह से मध्यवर्ग का साहित्य आंदोलन ही कहा जा सकता है। ऐसे में रेणु अपने ठेठ ग्रामीण परिवेश और पूरे आंचलिक वेतान के साथ हिंदी कहानी के परिदृश्य को उभरते हैं और गांव हिंदी कहानी के केंद्र में एक बार फिर से उपस्थित हो जाता है। हम कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा गांव ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा विश्वसनीयता के साथ उपस्थित होता है रेणु के आगमन से। प्रेमचंद के यहाँ गांव की कहानी थी जिसे प्रेमचंद सुना रहे थे। होरी और हल्कू की भाषा वहां नहीं थी। जो प्रेमचंद की भाषा रही है वो होरी हल्कू की वह नहीं रही होगी। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानी में जिस तेवर में और जिस भाषा में, जिस डिक्शन में होरी हल्कू बतियाते हैं, जिस परिनिष्ठित हिंदी का वो प्रयोग करते हैं, वह निश्चित रूप से प्रेमचंद की भाषा है। रेणु ने भारत के जो तमाम होरी थे, भारत के जो तमाम हल्कू थे, तमाम होरियों और हल्कुओं को अपनी भाषा में अनुदित नहीं किया, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो वहां यह भाषा अनुपस्थित है। रेणु के यहाँ वह भाषा नहीं है बल्कि जुबान है। यहाँ प्रथम पुरुष में गांव के लोग, अभी आपने देखा लालपान की बेगम में, प्रथम पुरुष में वो बतियाते हैं एकदम दिशत तरीके से, जिनकी भाषा जितनी खुरदरी है उतनी ही सुरीली भी है। प्रेमचंद की रेणु की कहानियों में जो संगीत का तत्व है, ध्वन्यात्मकता है, उसका जिक्र बार बार आलोचक विभिन्न शब्दावलियों में करते रहे हैं। रेणु एक तरह से कहा जाए कि कवि हैं जो कहानियां लिखते हैं। उनकी कहानियों को राग में पिरोया जा सकता है, संगीतबद्ध किया जा सकता है। मैं अब हमारे बीच उपस्थित हैं रेखा कस्तवार जी। मैं आग्रह करूंगा कि वो रेणु की इस कहानी पर अपने विचार तो रखें ही, कथादेश के इस खंड पर भी अपने विचार रखें। रेखा कस्तवार जी स्त्री चिंतन की समर्थ हस्ताक्षर हैं, पेशे से प्राध्यापक हैं। स्त्री के प्रश्नों पर अपने जीवन और रचनाओं में एक जैसी शिद्दत से हल खोजने में रेखा जी विश्वास रखती हैं। देश भर की पत्रिकाओं में उनके आलेख, उनकी कहानियां, साक्षात्कार इत्यादि प्रकाशित होते रहे हैं। किरदार जिंदा है, यह एक लोकप्रिय स्तंभ था जो दैनिक भास्कर में लगातार 3 साल तक पाक्षिक रूप में प्रकाशित होता रहा। कथानायिकाओं को लिखे उनके पत्र रचनाकार और उनके पात्रों से किए गए सवाल हैं दरअसल जो पत्र की शैली में लिखे गए। पुस्तक जो उनकी है स्त्री चिंतन की चुनौतियां, वो स्त्री अध्ययन के क्षेत्र में शोध करने वालों के बीच बड़े आदर के साथ उसका नाम लिया जाता है। संदर्भ ग्रंथ के रूप में उसे रखा जाता है और यह काफी चर्चित किताब रही है। अब तक इसके लगभग 6 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। आलेखों की पुस्तक अपने होने का अर्थ, समय के सवालों पर तर्जनी रखती हुई पुस्तक है। वे बागेश्वरी पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार हैं और लोकप्रिय शिक्षक हैं। इनका एक कहानी संग्रह मुर्गी खाना भी शीघ्र प्रकाश से है। इधर के वर्षों में रेखा जी एक जरूरी नाम के रूप में हमारे बीच भोपाल के साहित्य मंडल में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं रेखा जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार रखें, शंभुगुप्त की टिप्पणी पर भी अपने विचार रखें ताकि पाठकों का समुचित दिशा निर्देशन हो। सुश्री रेखा जी। धन्यवाद भद्रवास्ती जी। कुणाल, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जहन में एक लड़का दिखाई देता है। यूं ये बात उस लड़के ने ही बताई कि उसके पिता उसे कभी प्रकाशक के यहाँ या कभी किसी काम से कहीं भेजा करते थे और वहाँ इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी होती थी। उन इंतज़ार की घड़ियों को उसने सृजन में कैसे तब्दील किया या उसे बहुत सक्रिय भागीदारी साहित्य में कैसे किया,
किताबों को साथी बनाकर। वे किताबें कभी कहानियों की होती थी, कभी ज्ञान की अन्य परंपरा की दूसरी कहानियां। ज्ञान की परंपरा ने उसे समृद्ध किया और कहानियों ने एक नए लोक में उसे प्रवेश करने का मौका दिया। और बड़े होने पर जब उसके कथाकार पिता की कहानियों का आदर करने का वक्त आया, तो उसने वनमाली सृजन पीठ के माध्यम से कथा गोष्ठियों का आयोजन किया। वनमाली सम्मान का भी आप शायद सही जान रहे होंगे। जिस किशोर की मैं बात कर रही हूँ वे हमारे आज के संतोष चौबे जी हैं। ये जो कथा गोष्ठियां थी उनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ और कहानी को लेकर जो बातें हुआ करती थी या जो कहानियां हुआ करती थी वे सब शक्ल ले पाई किताब की, ट्रांसक्राइब करके या अन्य तरीकों से। वो चर्चा आगे चली, वो प्रक्रिया आगे चली, कथा मध्य प्रदेश तक आई और फिर आगे बढ़कर कथा देश तक। बार बार संतोष चौबे जी का कहना है कि बड़ा सोचो। वो बड़ा कितना बड़ा हो सकता है वे उनकी आंखें ही जानती हैं, क्योंकि अब कथा देश, कथा विश्व तक अपना सफर तय करेगा। कथा देश तो हो चुका, ये तो अपूर्व रंग में शामिल हो गया। असली रंग तो तब दिखेंगे जब विज्ञान को केंद्र में रखकर कथा विश्व सामने आएगा। यानी एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और हम आज यहाँ पर पूर्व रंग, जो नया विश्व रंग होने वाला है, उसकी कथा यात्रा में शामिल हैं कथा देश के माध्यम से। जैसा कि कुणाल बता चुके हैं, 18 खंड हैं उसके, लगभग 600 से अधिक लेखक हैं, 200 साल की परंपरा है और आप देखेंगे कि एक एनसाइक्लोपीडिया तैयार हुआ है। इसे पढ़ लिया तो आप कहानी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, हिंदी कहानी के बारे में जो भारत में लिखी जा रही है। जैसे कि कुणाल बता चुके थे कि जिस खंड के बारे में हम आज बात करने इकट्ठे हुए हैं वो खंड चौथा खंड है और नई कहानी का पहला। और इसमें इतने दिग्गज रचनाकार हैं कि प्रत्येक रचनाकार पर बात की जा सकती है। उषा प्रेमवदा हैं, कृष्णा सोबती हैं, नागार्जुन, मैं नाम दोहराना नहीं चाहूंगी, कुणाल आपको सब बता चुके हैं। और कुणाल आपको ये भी बता चुके हैं कि आज हम चर्चा के लिए इन इतने दिग्गज रचनाकारों में से रेणु पर क्यों रुके। 4 मार्च 1921 को जन्म हुआ है रेणु जी का और 4 मार्च 2021 को शताब्दी पूरी होगी और इसलिए ये ठीक ही है कि हम रेणु पे बात करें। रेणु की कहानियों को पढ़ते हुए लगभग 63 कहानियां भारतीय आयावर ने संपूर्ण कहानियों किताब में संकलित की, लगभग संपूर्ण कहानियां हैं उनकी। आप रेणु को पहचानने की कोशिश करें तो आप जानेंगे कि वो एक ऐसा दमदार गहरी जड़ों वाला पेड़ खड़ा है जिसकी शाखाएं दूर दूर तक जा रही हैं, जो काफी मुश्किल स्थितियों में, मुश्किल स्थितियां साहित्य की मुश्किल स्थितियों में, जिसका थोड़ा संकेत कुणाल कर चुके हैं, अकेला खड़ा है। 1936 में प्रगतिशील आंदोलन होता है और कहानी की धारा उस ओर जाती है। उस बीच में उन्हें रेणु की कहानियों के ऊपर आक्षेप भी होते हैं, उन्हें विकास का विरोधी भी समझा जाता है और तमाम तरीके की बातें हैं जिन पे बात की जानी है, उन पे मैं बात करूंगी। तो ऐसे समय में एक अलग ही कलेवर में, एक अलग ही स्वाद के साथ हमें मिलती हैं इनकी कहानियां। अगर इन कहानियों को की मैं चर्चा करूं और अगर पहली कहानी की बात करूं तो पहली कहानी है बट बाबा। आपको आश्चर्य होगा कि ये बट बाबा है कौन। ये एक पेड़ है जो कि फरदीन मियाँ के दादा के पिताजी के वक्त में भी बुजुर्ग थे और गांव का पूरा जो दृश्य है जो पेश करते हैं वे, या दृश्य में शामिल करते हैं हमें, वो पेड़ नहीं है, गांव का बुजुर्ग है जिसके साथ सारे सुख दुख बांटते हैं वहां के लोग, और वो पेड़ काट दिया जाता है। जब सड़क बनती है हमारे यहाँ आज, पेड़ काट दिया जाता है, कहते कि भैया रास्ते में ये अवरोध है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो बड़े पेड़ जो संरक्षक की तरह हैं या सड़क के बीच में आने वाले पेड़, वे विकास के रोड़े नहीं हैं, वे हमारे जिंदा होने की जरूरत है। और हम जिंदा होने की जरूरतों को हम यदि नष्ट करते रहेंगे तो बातें कहाँ जाएंगी।
दूसरी कहानी में वे ले आते हैं, दूसरी एक और कहानी में तबे एकले चलो रे में वो एक किशन महाराज ले आते हैं। ये किशन महाराज एक सांड है, वे कहानी के मुख्य पात्र हैं। वो सांड सबके लिए सहायता करना चाहता है, जहां कहीं भी गलत हो रहा है वो आके पहुंच जाता है, लेकिन लोगों की आंख में खटकता है, और जब वो आंखों में खटकता है तो उसे मार दिया जाता है। आप सोचेंगे कि मैं इन पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ों को मैं क्यों लेकर आ रही हूँ? मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि रेणु की जिंदगी संपूर्णता में है, पूरी कायनात समेटते हैं। जब वे कहीं होते हैं तो उसमें मनुष्य नहीं होते, पेड़ पौधे होते हैं, नदी होती है, तालाब होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो कुकरमाछियां भी होती हैं जो बागड़ के कान में तंग कर रही होती हैं। इसलिए स्लाइस ऑफ द लाइफ, एक टुकड़ा काटते हैं जिंदगी का और हमारे साथ साथ चलते हैं। वे कहानी में हमें भी शामिल करते हैं, वे भी शामिल होते हैं, लेकिन तटस्थ होकर वे हमें वहां पहुंचा देते हैं। नजर आपकी है, और उस नजर में आप चाहे जो देख लें, ये आपके ऊपर है। वे उस जगह पर वे आपको सहूलियत देती हैं कि वो उस दृश्य में, उस जगह में आप शामिल हो सके। आप उसे कैसे देखते हैं वो आपकी बात है। इस संबंध में मैं एक कहानी के बारे में जरूर आपसे बात करना चाहूंगी कि कैसे देखा जाए। बहुत पहले, मेरे ख्याल से 20 साल पहले, एक कहानी मैंने पढ़ी थी। पढ़ी क्या थी, किरदार जिंदा लिखते हुए मैंने उस कहानी को फिर ध्यान से पढ़ा था। वो कहानी थी अच्छे आदमी। उसका एक चरित्र है प्रदीप कुमार की माए और उसका पति उजागर। एक नई सड़क आती है, ठीक वैसे ही जैसे ट्यूशन वाली बहू आती है। एक नई सड़क बनती है और उसके बाद नई दुनिया के लिए गुंजाइशें बनती है। एक चाय पकौड़े की दुकान खोली जाती है और उसे घर और दुकान को अच्छा करने के लिए प्रदीप कुमार के माए वहां पे आने वाले जितने भी ग्राहक हैं उनके माध्यम से सहूलियतें लेती हैं। किस कीमत पे लेती हैं उसके बारे में तब बात करूंगी जब लाल पान की बेगम पे बात करूंगी। तो ये जो सहूलियतें लेने का जब पहला पाठ किया तो मुझे वो जो लड़की थी प्रदीप कुमार की माँ बहू जो थी, मुझे बहुत खराब लगी। मुझे लगा कि ये तो गलत तरीके से अपनी जगह बना रही है। और तब उजागर जो उसका पति है वो बार बार बोलता है अच्छे आदमी है, जिससे भी काम निकलता बोलता है अच्छे आदमी। तो मुझे लगता है बेचारा पति है। जब दूसरा पाठ पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अरे ये बात दूसरी है। ये जो उजागर है वो शामिल है, जहां जहां सुविधाएं मिल रही है वहां वहां पे उजागर शामिल है। बोलते कोई कुछ नहीं है, अलिखित एजेंडा है जिसके तहत काम लिया जाता है। प्रदीप कुमार की माए अपना उपयोग करती है। प्रदीप कुमार की माए की जो शक्ल है वो लाल रंग की बस के कंडक्टर से मिलता है। इस पर भी वो कहता है कि लोग जलते हैं, जैसे इस कहानी में भी बात होती कि लोग जलते हैं। और पूरी कहानी में मुझे लगने लगा कि ये तो दोनों लोग मिलकर अपनी जगह बना रहे हैं, इनकी महत्वाकांक्षा पूरी करें। लेकिन जब मैंने तीसरी बार पाठ किया तो मुझे पता चला कि कहानी तो कहीं और है। ये वो कहानी है जो हमारी पुरानी परंपरा में कि अतिथि के कक्ष में अपनी पत्नी को परोसने वाली जो स्थितियां थी वो थी, जो मैंने पहले समझा था। लेकिन फर्क ये था कि जब तक काम बन रहा है और पति पत्नी दोनों की सुलह से बन रहा है या पति की मर्जी से बन रहा है और पत्नी की महत्वाकांक्षा से बन रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन एक मिस्त्री के साथ जब अपने मन से स्त्री जाएगी तब पिटेगी। और प्रदीप कुमार की मैं पिटती है। मैं ये कहानी स्त्री विमर्श की दृष्टि से या स्त्री अध्ययन की दृष्टि से नहीं बता रही हूँ। मैं इस कहानी को इस रूप में बता रही हूँ कि आप जब कहानी के अंतर्पाठ करते हैं तो उसकी अंतर्ध्वनियां इतने अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं कि आपको आश्चर्य होता है। क्योंकि और ये सब कुछ तब निर्भर करता है कि आपकी दृष्टि जितनी मैच्योर होती जाती है कहानी उतनी खुलती जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप जिंदगी को देखते हैं और शुरुआती तौर पे जब आप जिंदगी को देखते हैं आपको अलग दिखती है, लेकिन जब जिंदगी को समझना शुरू करते हैं, उसके बारे में गहरे उतरते हैं तो जिंदगी अलग तरह से दिखाई देती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात जब मैं लाल पान की बेगम पे बात करूंगी तब भी आऊंगी, जैसा कि मैंने अभी कहा था। और एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी कही थी कि वे समग्रता में चीजें रखते हैं। तो मनुष्य की कहानियां अकेली नहीं है, लेकिन जहां भी मनुष्य की कहानियां हैं वे ऐसे मनुष्य के पक्ष में खड़े होते हैं जो पैसे और बाकी चीजों के बदले में जगह जो देता है वो मनुष्यता को देता है, पैसे को नहीं देता।
एक रसूल मियाँ हैं, वो रिपेयरिंग का काम करते हैं और सब लोग रसूल मियाँ के यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वे बड़े से बड़े ग्राहक को आराम से छोड़ सकते हैं जब किसी समाज में किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत है। और उनके बाजू में उन्हीं के जैसा काम करने वाले व्यक्ति बहुत बड़ी बड़े घर पर खड़े कर चुके हैं, उनकी दुकान बढ़ गई, उनके शोरूम बन गए हैं और रसूल मियाँ वही हैं। तो ये आज के समय में यदि हम इसकी समीक्षा करें तो हमारे पास एक दृष्टि हो सकती है कि भाई बड़ा आगे बढ़ने के मौके तुम्हारे पास है, क्या बात है। तो व्यक्ति को कहाँ खड़ा होना है या व्यक्ति कहाँ खड़ा होकर क्या पा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो इस कहानी में आपको देखने को मिलती है। आप उनके सारी कहानियों में हवा देखेंगे तो गंध देखेंगे, आवाजें देखेंगे, चिड़ियों की आवाज होगी, पक्षियों की आवाज होगी, पेड़ की सरसराहट होगी, और जैसे कि अभी कुणाल ने कहा कि संगीत होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा या जो नए पाठक हैं उन्हें जानकर आश्चर्य होगा कि ठुमरी एक उनका संकलन है, वो पूरा का पूरा संगीत से जुड़ा है। उसके जितने भी हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी किसी आधार पे संगीत है। तो एक लय है, जीवन की भी, संगीत की भी लय है और वहां पर आप देखेंगे। और ये जो संगीत की लय है वो एक और कहानी में मुझे दिखाई देती है और बहुत प्यारी सी कहानी है। यद्यपि वो एक प्रेम कहानी है लेकिन ऊपर ऊपर देखें तो वो कुछ और भी कहती है। वो कहानी है रसप्रिया। रसप्रिया में एक मृदंगिया है और एक रमपतिया है। पूरी बात पर मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इस वाली बात को लेकर आऊंगी कि जब आप ईर्ष्या करते हैं, जब किसी को जैसे अधिकार की भावना से सोचते हैं, या जब आप किसी वाली चीज पे बात करते हुए अपने आप को बचा के चलना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी में निर्णय अलग तरह के आते हैं। और जब आप प्रेम को प्रेम की तरह देखते हैं तो विस्तार पाते हैं। रमपतिया और मृदंगिया के जीवन यही है। रमपतिया अपने बेटे को अपने पिता की परंपरा से जोड़ती है, मृदंगिया से प्रेम करती है, लेकिन उस प्रेम को व्यक्त नहीं करती। व्यक्त तो करती है, खुद जाती भी है, बोलती भी है, लेकिन अंत में जाकर जब एक द्वंद्व उसके सामने आता है कि जैसा व्यक्ति जो उसे छोड़कर भाग गया है या जो सामना नहीं कर पाया स्थितियों का, मैं उसके साथ उसे अच्छा नहीं कहूंगी, अपने बच्चे को कहती उसे बचा के रखना, उससे बच के रहना। लेकिन उस परंपरा को बचा लेती है जो प्रेम की परंपरा है, जो संगीत की परंपरा है। और मृदंगिया की उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं जब उसने रमपतिया को इनकार किया। तो प्रेम और संगीत की ऐसी जुगलबंदी मैंने किसी कहानी में नहीं देखी, और प्रेम के प्रति ऐसी दृष्टि भी मैंने किसी और कहानी में नहीं देखी, जब बिना कहे निभाए जाने की बात वैसी वाली नहीं, शहीदाना अंदाज नहीं है, रास्ते बनाने वाली बात है। हमारे क्या उद्देश्य जीवन का, इसकी भी बात है। रेणु की के बारे में जब बात की जाती है तो उन्हें विकास का विरोधी कहा जाता है। और विकास का विरोधी, जैसे अभी हमने बताया आपको कि वो पेड़ काट दिया गया, आज के ज़माने के हिसाब से ठीक बात है, लेकिन पेड़ काटने से आप देख रहे हैं पर्यावरण के जो संकट आ रहे हैं। तो ये बात सिर्फ यहाँ नहीं है, कला को बचा लेने के तरफ जाने वाली, जैसे रसूल मियाँ की अपन ने बात की, या एक पहलवान के ढोलक के कहानी वो वाली एक है कि कैसे हमारी कलाओं को नष्ट किया जा रहा है। हम कैसे आप देखेंगे कि जो अभिनेता है वो भिखारी बनने पर मजबूर हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां। सिरचन एक पात्र है, वो भी शीतल पार्टी बनाता है, वहाँ की भी बात है कि हम देखते हैं बार बार सब कुछ खत्म हो रहा है, हमारी कलाएं खत्म हो रही हैं, और उन कलाओं को बचा लेने की जो शिद्दत है वो इन कहानियों में बहुत जगह दिखती है। तो इन्हीं बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो हम क्यों रोएं। लेकिन जब आज हम खड़े होकर देखते हैं तो हमें स्थितियां समझ आती हैं कि स्थितियां कितनी खराब हो रही हैं। हमने परंपरा का दामन छोड़कर या अपनी संस्कृति के साथ उनके अवहेलना कर कर टेक्नोलॉजी के साथ जाकर जो रास्ता अपनाया है, वहाँ पर पीछे छूट गई हैं कलाएं। टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोई नहीं है, विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन उस परंपरा को बचाने की बात भी तो है। और उस परंपरा को बचाने की बहुत खूबसूरत बात अगर आप कहीं देखें तो आपको एक कहानी मिलती है, भीति चित्र की मयूरी। भीति चित्र की मयूरी में एक फुलपतिया पात्र है और उसकी माँ भी है। और शहर से एक आदमी आता है जो बोलता मधुबनी आर्ट के लिए, तो अपनी माँ से बोलता है कि तुम चलो, बहुत सारे पैसे मिलेंगे और ये होगा, नाम होगा। माँ जाती है, पैसे लेकर आती, नाम लेकर आती, इनाम लेकर आती। लेकिन जब इसकी बात आती है फुलपतिया की, तो बाहर से आया हुआ बाजारी आदमी कहता भी है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और वो उकेरती है मयूरी।
वो बोलती है कि मुझे पता है कि मयूरी बहुत उड़ नहीं सकती, उसके पंखों में बहुत ताकत नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को अपने नृत्य में खुश मानती है, वो जहाँ है वहीं पर रहना चाहती है, उसे नहीं जाना। तो इस माध्यम से एक बिंब बनता है कि हमारी जो कलाएं हैं उन्हें हमें कहाँ रखना है। और तब पता तब चलता है जब फुलपतिया कहती है कि ना भाई, अगर आपको लगता है कि इस मधुबनी कला का विकास करना है तो यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खोल। वो डायरेक्ट नहीं कहती, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है और बाहर के लोग आकर वहां पर सीखेंगे। यानी गांव जो बूढ़ी औरत बच गई, ऐसे ताले जैसा जो गांव होते जा रहे हैं खाली, या बूढ़ी औरत जो चौकीदारी करे दरवाजे पे, ऐसे दरवाजे पे लटके ताले की तरह, ऐसे जो गांव बदल गए हैं, उन गांवों को पुनः आबाद करके वहीं पर रोजगार भी लाकर कला को बचाने के, ये एक विकास और कला के दोनों को एक संतुलन करने एक बात वो यहाँ पर करते हैं। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि क्या इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए कि रेणु विकास का विरोध करते हैं या वे चेताते हैं इस बात को कि आज के समय में हम जो कुछ कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा। हम सिर्फ आज देखते हैं, लेकिन हम ना पूरी परंपरा को देख रहे हैं जो हमने इतनी मुश्किल से कमाई है, और ना हम उसके आज के होने वाले जो हम तत्काल खा लेने वाले, या मुर्गी के अंडे को, सोने के मुर्गी के अंडे को तत्काल खा लेने वाली जो हमारी प्रवृत्ति है, उसका क्या नुकसान हो रहा है, हम इसके बारे में नहीं देख रहे। एक महत्वपूर्ण बात और भी कहना चाहती हूँ कि रेणु पर यह भी आरोप लगे थे कि रेणु अपने वक्त से आगे को नहीं देख रहे हैं, जैसे विकास से अलग बात थोड़ी सी है, लेकिन देखकर आश्चर्य होता है कि रेणु कैसे उनके समय में होने वाली वो छोटी छोटी सी घटनाओं के माध्यम से भविष्य को कैसे आंक रहे हैं। आप एक कहानी देखेंगे, जड़ाऊ मुखड़ा। जड़ाऊ मुखड़ा की पूरी कहानी आपको लगता है कि इतनी साधारण सी कहानी। एक लड़की है, बोला उसके गाल पे एक मस्सा हो गया, उसके अंदर से बाल निकल के आ गए। वो बहुत अच्छी बास्केटबॉल खेलती है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, दिखने में साधारण बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पिता को ये चिंता है कि ये मस्सा हटा दिया जाए। और मस्सा क्यों हटा दिया जाए? कि लड़की की शादी कैसे होगी। यानी लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न शादी है, और शादी के लिए सुंदर, दिखने लायक, प्रेजेंटेबल होना। बोला इन सबसे अनजान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिता परेशान है। अब इस वाली बात को जरा आज के बॉडी शेमिंग से जोड़कर देखिए, इतनी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जोड़कर देखिए, इतने जो आपके बाल के और बॉडी के और इतने सारे जो करने के जो अपने टेक्नोलॉजी आई हुई है, उन सब के बारे में देखिए, और ये देखिए कि हम जो हैं उसे बेहतर बनाने के लिए अपने शरीर के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके हमारे शरीर पे जो होने वाले प्रभाव है वो क्या है। तो रेणु उस वक्त इस वाली बात को उठाते हैं कि जो बॉडी शेमिंग है वो क्या है। और अच्छी बात यह कि उसका एक पात्र बुला को कहता है कि यदि किसी को आपका वो मसा ही अच्छा लग सकता है तो क्या करेंगे। जैसे जड़ाऊ हार में एक वो मसा, ये हीरा होता है, आपका तो मुझे वैसा लगता है। तो फिर सौंदर्य की एक नजर होती है। तो हम ये जो छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति से, वो शरीर के आधार पे हो, बट बाबा के लिए हो, यदि क्या बोलते हैं अपने कृष्ण महाराज साण के लिए हो, गाल के मसे के लिए हो, तो ये जो छेड़छाड़, ये हमारी कलाओं से जो छेड़छाड़ हो, वे छेड़छाड़ हमें कहाँ ले जा रही है। एक क्रम होता है प्रकृति के विकास का, लेकिन वो विकास यदि हमारी संस्कृति सभ्यता के विरोध का होगा तो ये एक विचार की बात होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक और कहानी की बात आपके साथ करना चाहती हूँ, वो बहुत मेरी प्रिय कहानियों में से एक है। मेरी प्रिय कहानियों में से एक है, वो कहानी है नैना जोगन। नैना जोगन के पढ़ाते हुए पे बात करते हुए मैंने हमेशा ये वाली बात महसूस की है, जैसे अच्छे आदमी में आप देखते हैं कि बहुत सारे शेड्स हैं, या आपको बार बार पढ़ने से अलग अलग होती है। कुछ दिक्कत आ रही है शायद। नैना जोगन में आप देखते हैं कि नैना जोगन एक बलात्कार जिसके साथ हुए, आप हमेशा देखते हैं बलात्कार पे जब भी बात होगी, बेचारी बेचारी बेचारी, उससे लड़ने की बात नहीं होती। यहाँ तक कि कृष्णा सोप्ती की कहानी सूरजमुखी अंधेरे के में भी कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर मानसिक जो प्रभाव पड़ गए उनकी बातें देखें, लेकिन यहाँ तो ठेठ गांव की एक लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी माँ
रास्ते निकालती है, उसके जिन्होंने उनके साथ गलत काम किया उनको उजागर करती है, कानून की लड़ाई लड़ती है। और उस कानून की लड़ाई लड़ते हुए वो ढूंढती क्या है? इस दुनिया के से लड़ने का तरीका। लोगों को जबर लगती है, लेकिन वो एक्चुअली जबर बनती नहीं है। वो रास्ते निकालती है कि इस दुनिया में ऐसी स्त्रियां जिनका कोई नहीं है, वे अपने लिए कैसे जीने के साधन जुटाएं। इसमें और भी बातें, मातृत्व के प्रश्न, वो सब, उन सब पे बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कैसे रास्ते निकाले जाएं। हमेशा आपको ये वाली बात लगती है सामान्यतः देखने पे कि आप जब कहानी पढ़ रहे हैं तो कोई रास्ते दिख नहीं रहे, ऊपर ऊपर से दिखने से। लेकिन आप जब पूरी कहानी पढ़ते हैं, उसके प्रभाव में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि लड़की कितने ताकतवर हो बैठी है। और लोग आरोप लगाते हैं कि रेणु की कहानी में तो नारी पात्र पीछे खड़े रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें देखना है। भाषा के लिए बार बार ये सवाल उठते हैं उनकी कहानी पर कि उनकी जो भाषा है वो क्योंकि एक अंचल विशेष की भाषा है, इसलिए समझ नहीं आती। बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब इनके अनुवाद हुए दूसरी भाषाओं में और उन्हें तकलीफ नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो लोकल डायलेक्ट है वो समझ में नहीं आती। लेकिन किसी की संपूर्णता के लिए, जैसा भी कुणाल कह रहे थे कि रेणु अगर अपनी भाषा में बोलेंगे तो उनकी बात कौन बोलेगा? होरी और उनके लिए भी तो कोई उनको अपनी भाषा में बात कहने का अधिकार है ना। क्योंकि अगर आप समग्रता में कोई चीज को लाना चाहते हैं तो आपको उसकी बोली बानी को भी तो वैसे ही लाना पड़ेगा। उनकी जो लय है, उनकी जो ठुनक है, उनकी जो तुनक है, वो सब कहाँ से आएगी? वो किसी भाषा में अनुवाद नहीं होता भावों का। आपको उसके लिए उसकी खुद की जो बोली है, हर बोली का एक आनंद होता है, हर एक बोली का, हर एक भाषा का अपना एक आस्वाद होता है। उस आस्वाद के लिए उस भाषा का होना बहुत जरूरी है। उस परिवेश को जानने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक स्लाइड वो आपके सामने रखते हैं, उस परिवेश को जानने के लिए यदि कोई बात, कोई चीज है तो उसे समग्रता में रखने पे ही आती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको समझाने के लिए भाषा रख दें। अभी यहाँ मुकेश वर्मा जी बैठे हुए हैं, उनकी कहानी सुनिए। जो बुंदेलखंडी टोन है, जो उसका जो क्रिस्प है, जो व्यंग है, वो आपको बुंदेलखंडी से ही मिलेगा। और बुंदेलखंड के व्यक्ति के बोलने का जो तरीका है और उसके जो विट है, उस विट को बुंदेली के बिना समझा ही नहीं जा सकता। तो भाषा एक कैरियर नहीं होती है, भाषा सजीव होती है। भाषा का अपना एक रूप होता है और उस भाषा को उनके पात्रों को के माध्यम से या जो सुनाई देती जब बोलते हैं, तभी वो पूर्णता में उस बात को की जा सकती है। और अब एक और भी बात जो महत्वपूर्ण मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि लालपान की बेगम पे आ जाए। लालपान की बेगम पे बात करने से पहले मेरी बहुत कुलबुलाहट है कि मैं शंभुगुप्त की बात कर लूं। अब शंभुगुप्त की बात करें तो शंभुगुप्त ने लालपान की बेगम शीर्षक को चुना, कहानी को थोड़ा सा पीछे रखा। और लालपान की बेगम क्यों लालपान की बेगम है, उसके इतिहास तक गए। और लालपान की बेगम वो स्त्रियां हैं जो नाच गाने से रिझा के अपना काम निकाल लेती है। नाच गाने के काम से निकाल कर अपना रिझा लेने वाली बहुत सारे पात्र हैं रेणु के यहाँ पे। सिर पंचमी की सगुन की जो भी एक नायिका, वो भी वैसे ही है। जिस अच्छे आदमी की मैं बात कर रही थी वो भी वैसे है। और लालपान की बेगम पर भी ऐसे ही है। लेकिन आप ये भी देखिएगा, लालपान की बेगम के बारे में ऐसा कहा जाता है जंगी की पतोही की, क्योंकि हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते। तो आप जानते हैं समाज में स्त्रियां ऐसे करती हैं कि यदि आपका काम नहीं बनता या आप जबर घर से आते हैं तो आपको इस तरह के अधिकार मिल जाते हैं कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह लो। अगर सर्वे सेटलमेंट में उसके पति को जमीन मिल गई है, उसके कारण उसके घर में कोई खुशहाली आ गई है, बैल आ गए हैं, तो बहुत सारे लोगों की ईर्ष्या के पात्र बन रही है गांव में। क्या सब जगह ये वाली बात है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। और जब मनुष्य की प्रवृत्ति होती है तो वो रास्ते निकालता है कि सामने वाले को कैसे नीचा दिखाए, जलन भी। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि लालपान की बेगम ने छीट की साड़ी पहन के वो जो हाकिम के यहाँ पे वो नहीं गई होंगी या गई होंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहती। लेकिन वो गुण जानती है, वो तरीके जानती है, वो अपने पति को समझाती भी है पहले, और उसके हार जाने पे कहती भी कि ठीक है छोड़ दो, करो मजूरी। यानी रास्ते निकालने चाहती। वो रास्ते कहाँ से जाते हैं इसके बारे में रेणु बहुत साफ कुछ नहीं कहते। जंगे की पतोहू ऐसा कहती है, ये वो कहते हैं। तो शीर्षक को अकेले यदि रखकर देखें तो लालपान की बेगम क्या होती है, उसे पूरी कहानी पे लाद देना, मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ, लाद देना एकांगी बात है।
ये पतूरियों का जो इतिहास और ये से जो सब बातें जो कही गई हैं, ये पितृसत्ता की जो बातें की गई हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे साधे जीवन को जीती हुई वो स्त्री की कहानी है जिसके घर में बैल आ गए हैं, जो मेला देखे। ये पतुरिया का नाच ना होता कोई मेला भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेला या उत्सव इन सामान्य सी जीती हुई परिस्थिति में कितने रंग लाता है, कितना उत्साह लाता है, कैसे लड़ाई झगड़े भी लाता है, ईर्ष्या लाता है, लेकिन अंततः सब कुछ छोड़ दिया जाता है। हम जैसे लोग जैसे चीजों को गांठ बांध के रख लेते हैं, लालपान की बेगम वैसे नहीं है, जंगी की पतोह भी वैसी नहीं है, मखनी फुआ भी वैसी नहीं है। ये तत्काल की चीजें हैं कि जब मखनी फुआ को कहा जाता है कि कोई आगे नाक न पीछे पगई, तो उससे वो दुखी होती है क्योंकि उनके कोई है नहीं। लेकिन तंबाकू भर से सिरचंद भी ऐसी करता, वो जरा सी तंबाकू दे दो तो वो शीतल पार्टी के लिए बना लेता, तो उसे कहते ये तो बेकार का आदमी। ऐसा नहीं है। ये जरा सा मान देने पे, जरा सा सम्मान देने पे ये लोग कैसे काम आते हैं, कैसे सब लोग मिल के करते हैं। और ये जो समाज की जो व्यवस्था है गांव की, हमारे जैसे फ्लैट के अंदर बंद होकर सिर्फ एक नंबर प्लेट से पहचाने जाने वाले लोग नहीं है। वे सबको सब कुछ जानते हैं, सबकी नस भी पहचानते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन सबको आगे बढ़ के मदद करने वाले लोग भी। तो ये वो उस उत्साह की, ये उस एकाकेपन की, एके की भी कहानी है कि जब आपके पास में कोई चीज आ जाती है तो घमंड और ईर्ष्या का भाव आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज्यादा सबको लेकर चलने के, सबके साथ उत्सव मनाने की बात भी यहाँ पर है। और लालपान की बेगम को इस तरह भी तो देखा जाना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जिसे देखना है, जिस पर कि कभी जब उत्सव होगा तब चंपिया साड़ी पहनेगी, कभी जब उत्सव होगा तब बिरजू पैंट पहनेगा, उस पैंट में बटन नहीं होगी तो सन के रस्सी से उसे बांध लेगा, पर उत्साह कम नहीं होगा। कभी जब मेला जाएंगे या नाच देखने जाएंगे तब मीठी रोटी पकेगी, कभी जब मेला देखने जाएंगे तो एकमात्र गहना चांदी का टीका पहनेगी लालपान की बेगम। तो ये उत्सव जीवन को कैसे एक ताजगी देते हैं, कैसे ऊर्जा देते हैं, ये किस तरह से जीवन को व्यक्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि तमाम ईर्ष्याओं, जलन, इन सब के बाद, सबको समेट लेने की बात, सबको लेकर चलने की बात, और पृष्ठभूमि में कि किसी के पास बैल आ गए या कुछ आ गए तो जो जलन की जो बात, ऐसा जिसके पास आए वो भी सोचता है और जो दूसरे लोग हैं वो भी सोच रहे हैं, तो तभी तो वो सोचेंगे कि ये गलत तरीके से आए हैं, कैसे आए हैं। ये तमाम बातें ये जीवन का हिस्सा है। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रेणु के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कहानी आपके सामने रखी हुई, आप चाहें तो लालपान की बेगम को पतोरियों के इतिहास से, नाच गाने के लिए अपनी जगह बनाने के हिसाब से देख लें, चाहें तो ईर्ष्या से देख लें, और चाहें तो जब कभी भी हमारे पास 4 पैसे हो या कोई अवसर हो या बैल आ जाए तो गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो सबको लेकर गाते बाइस्कोप पे गाने जाते वाली बात भी हो। ये सवाल भी उठाया गया कि जंगी की, और दरअसल ये जो समीक्षा है शंभुगुप्त की, वो पूरी की पूरी जंगी की बहू की तरफ से लिखी गई समीक्षा। तो जंगी की बहू जो कुछ कह रही है वही सच नहीं है। और रेणु के साथ तो ये कभी होता ही नहीं है कि रेणु चूंकि खुद नहीं बोलते हुए तो आपके सामने चीजें रखते हैं। तो एक टीसन वाली बहू है। ऐसे ही वो जो अच्छे आदमी की भी लड़की, वो नए गांव में सड़क आने की बात है, उससे आने वाले बदलाव की भी बात है। तो जो गांव के लोग चीजों को कैसे देख रहे हैं, और जो बाहर से आया हुआ, जो शहर से आया हुआ जो लोग हैं, वो उस गांव को कैसे देख रहे हैं, इस दृष्टि से भी इस कहानी को समझना चाहिए। तो ये मैं ये नहीं कह रही गलत है, सही है, पर उनके नजरिए अलग है, उनके सोच, क्योंकि गांव में सब लोग सबको जानते हैं, एक एक चीजें जानते हैं वो लोग, और उसके साथ स्वीकार करते हैं उसे। तो ये एक और बात है जिस पर बात की जानी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से बात लंबी ना हो जाए, इसे मैं एक कोटेशन से बात खत्म करना चाहूंगी। और शायद ये जो कोटेशन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ आप सब जानते होंगे, अगर किसी ने भी कथा देश के शुरुआती पन्ने भूमिका के पढ़े तो वे जानते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न केवल कथा देश, वरन तमाम जो कहानियां हैं उन्हें पढ़ने के लिए या उनके महत्व को प्रतिपादित करने के लिए धनंजय वर्मा का ये कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे
सुना जाना चाहिए। सभ्यताओं के नीचे से कहानियों के स्तंभ हटा लिए जाएं तो वे भरभरा कर गिर पड़ेंगी। प्राचीन सभ्यताओं की आधारशिला कहानी ही है। यह बात धनंजय वर्मा जी ने कही। कथा यात्रा की पृष्ठभूमि में इस कथन को रखकर देखा जाना चाहिए, कथा देश के संदर्भ में भी, और आगे जब भी कहानी की दुनिया में जो कुछ भी नया होगा उसमें भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। रेणु के कथाकार को समग्रता में देखने का यत्न जिस अनौपचारिक किंतु गंभीर शैली में आपने किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। रेणु की कुछ चर्चित और कुछ अचर्चित रह गई कहानियों को भी नए आलोक और नए परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से आपने देखा, काबिले तारीफ है। यहाँ हमारे बीच कथादेश के संपादक श्री मुकेश वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आईसेट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों नए सेट की पुस्तकें वो हमारे अतिथि, प्रमुख अतिथि रेखा जी को भेंट कर सम्मानित करें। बैठे श्री मुकेश वर्मा जी। धन्यवाद सर। अब मैं अपने साथी मित्र श्री संजय सिंह राठौर जी से आग्रह करूंगा कि वे आभार प्रकट करें। श्री संजय सिंह राठौर जी। धन्यवाद कुणाल सिंह जी। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, वनमाली सृजन पीठ भोपाल, आईसेट पब्लिकेशन, टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस अनूठे विश्वरंग कार्यक्रम में कथा देश पर केंद्रित कथा यात्रा में आज पधारे सभी रचनाकार और सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पर आज हमारे बीच में सानिध्य जिनका मिला है, डॉक्टर रेखा कस्वार जी, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने रेणु की कहानी के साथ साथ कथादेश के सभी खंडों पर जो अपनी बात रखी है वो हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और रेखा जी को मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ और हम सभी उनको लगातार पढ़ भी रहे हैं। किरदार अभी जिंदा है, वो सब जानते हैं कि किस रूप में वो पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वो पढ़ा जाता है। और उसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम हुआ था पिछले महीने ही, तो उसमें से भी एक पत्र का पाठ जो उमराव जान पर केंद्रित था, उसका पाठ उन्होंने किया था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उसको सराहना मिली है। तो ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि रेखा जी हमारे साथ में है और लगातार हमारे हर कार्यक्रम की बुनावट में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्वरंग के पूरे आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। बद्रवास्ती जी यहाँ पर हैं, गज़लकार हैं, युवा गज़लकार हैं और साथ में फिल्म अभिनेता भी हैं। वे थिएटर में भी उनका एक बड़ा नाम है और जब वो किसी कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं तो एक अलग ही समा बनता है उस वक्त। पिछले विश्वरंग में भी जो अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा हुआ था उसका उन्होंने बेहतरीन संचालन किया था और जिसकी गूंज पूरे विश्व में गई थी। तो बद्रवास्ती जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। उन्होंने आज रेणु की कहानी का बहुत ही सुंदर पाठ किया और साथ में टिप्पणी का भी पाठ उन्होंने किया है। बद्रवास्ती जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वे लगातार हमारे साथ में एक सहयात्री के रूप में हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। कुणाल सिंह जी जो युवा कथाकार हैं और एक चर्चित नाम है और हम लोगों के साथ में है, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, आईसेट के संपादक है। आपका संचालन और आपका जो संयोजन का तरीका है, मैं उसका कायल हूँ। मैं ही नहीं, सभी लोग जो भी उनको सुनते हैं। अभी जब संतोष चौबे जी का हमने जन्मदिन मनाया था तो उस दिन उन्होंने उनकी जो नई किताब आई है अभी, जो एक भ्रमित आदमी के लिए एक किताब
तो उस पे जो उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का पूरा जो हाल था वो सिर्फ उन्हीं को सुन रहा था। मतलब अगर आप वहाँ एक सुई भी गिराते तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती। तो अपने फन में माहिर कुणाल सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज उन्होंने बहुत ही बेहतरीन संचालन किया और साथ साथ में रेणु की जो कथा प्रवृत्तियां है उनको भी हमारे सामने उन्होंने साथ साथ में प्रस्तुत किया है। और इसके साथ में मैं आदरणीय संतोष चौबे जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि विश्वरंग का जो महास्वप्न उन्होंने देखा है और उस पूरे स्वप्न में हम सब लोगों को, वो जमीनी स्तर के लोगों से लेकर तो पूरे विश्वव्यापी स्तर पर लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, अपने स्वप्न में भागीदार बनाते हैं और सबको सहयात्री बना के अपने साथ में ले जाते हैं। पिछला जो विश्वरंग मिंटो हॉल में हुआ था उसकी छवियां, उसकी गूंज आज भी हमारे साथ में है और उसी का उसी की एक कड़ी है यह विश्वरंग। क्योंकि कोरोना काल है और एक ऐसे संकट काल में भी उन्होंने विश्वरंग को पूरी संवेदना के साथ में, पूरे प्रेम और आस्था के साथ में इसको आयोजित किया है और हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार बड़े आयोजन हो रहे हैं और उसमें तमाम देशों के रचनाकार जुड़ रहे हैं और वे न सिर्फ जुड़ रहे हैं, वहाँ पे आयोजन भी कर रहे हैं। अभी 11 या 14 देशों के अंदर ये आयोजन होना है और अभी इस कार्यक्रम को लेकर भी कनाडा से भारतीय दूतावास से शिव सिंह जी की शुभकामनाएं मेरे पास आई, रामत अक्षक जी की नीदरलैंड से शुभकामनाएं आई है, विनीता तिवारी जी जो अमेरिका में, उन्होंने शुभकामनाएं दी है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से और सब दूर से हम लोगों के पास में इस पर्टिकुलर जो आज कार्यक्रम है इसके लिए भी शुभकामनाएं आई, तो उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि तमाम भारत के देशों से भी शुभकामनाएं मेरे पास आ रही है। और साथ साथ हमारे साथ में हमारे पूरे भारत से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा था आदरणीय महेंद्र गगन जी तो विश्वरंग परिवार के ही हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक है, वे हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं। शालिनी सक्सेना जी है, कविता जी है, मंजूषा जी, संजीव जी, विभा दुबे जी, वेद मिश्रा जी, नितेंद्र सिंह जो जोधपुर से हैं और हमारे वनमाली सृजन केंद्र के संयोजक भी हैं, ब्रजेश तिवारी जी जो सतना से है, संदीप शर्मा जी बुरहानपुर से है, वो हमारे वनमाली सृजन केंद्र के सचिव हैं, मीना झा जी दिल्ली से हैं और पिछले कार्यक्रम में मीना झा जी भी थी और ममता काले जी के उसको उन्होंने बहुत ही सार्थक टिप्पणी की थी। जफर खान है, राजेंद्र शर्मा मुंबई से जो फिल्म में निर्माता निर्देशक है वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोविंद शर्मा जी खंडवा से हैं, वे हमारे वनमाली सृजन पीठ के बहुत ही आधार स्तंभ है, दिनेश पुरोहित जी जयपुर से हैं और वे भी वनमाली सृजन केंद्र के अध्यक्ष हैं, अनीता सिंह चौहान जी, अनीता सक्सेना जी ये भी भोपाल से जुड़े हैं, रेखा ध्यानी जी देहरादून से है और वो भी हमारी वनमाली सृजन केंद्र की संयोजक है, प्रियदर्शनी जी जिनकी कहानी हमारे कथा देश के खंड में है और आलेख है उनका, और शिव कुमार जी जुड़े हैं, जफर खान जी है, सोनिया सिंह जी और मुकेश बंसोड़े जो मेरे बचपन के मित्र भी हैं और LIC में अभी बड़े अधिकारी हैं, वे भी जुड़े हुए हैं और ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं जिनको मैं जान पा रहा हूं, मैं उनके नाम यहाँ ले रहा हूं और जो नहीं जान पा रहा हूं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूं। और साथ में हमारी एक पूरी टीम है जो नेपथ्य में काम करती है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिप निगम जी है और साथ में अरुणेश शुक्ल जी जो कि इस पूरे कथादेश की निर्माण प्रक्रिया में और जो 2500 कहानियों को पढ़ना, उसमें से फिर 600-650 कहानियों को उसमें शामिल करने में आदरणीय मुकेश वर्मा जी के साथ में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अरुणेश जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और ये कथादेश की जो प्रणेता है मुकेश वर्मा जी, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उनके बिना हम कथा देश या कथा यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते और उसी पे आधारित जो कथा यात्रा का आज ये 5वां पड़ाव है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और अभी पूरे ये कथा यात्रा 18
खंडों पर चलेगी। अब आज पांचवा पड़ाव है, इस तरह से 18 इसके पड़ाव पूरे होंगे। तो आदरणीय मुकेश वर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, और साथ में मैं वेंकट रमन अय्यर जी, प्रशांत जी और उपेंद्र पाटने जी, सौरभ अग्रवाल जी और संजीव शर्मा जी, और साथ साथ में हमारे अपने जो भी तमाम साथी जो जुड़े हैं उन सब का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आशीष पोद्दार जी तकनीकी रूप से हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और पुनः मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कल हम 7 बजे कथा यात्रा के एक नए पड़ाव पर चलेंगे और एक नई यात्रा हम लोग कथा के सागर में करेंगे। और आप सब लोग कल पुनः आमंत्रित है। और आप सिर्फ आप ही नहीं, आपके अपने जो साहित्यिक मित्र हैं उनको भी आप अपने साथ में जोड़े। जो प्रोग्राम और जो कार्ड और जूम की जो मैं लिंक आपको भेजता हूं, वे आप अपने जितने भी समूह हैं, जितने भी अपने साथी हैं, उन सबको भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़ सके और विश्व रंग के जो विभिन्न रंग हैं, विभिन्न आयाम हैं, उनमें वे शामिल हो सके एक अपनी रचनात्मक भूमिका के साथ में। तो आपका सबका पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया संजय जी। कल हम इसी समय 7 बजे यहाँ मिलेंगे, जिसमें हम कथादेश के अगले खंड 5 पर चर्चा करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से आमंत्रित करता हूँ कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लीव कर सकते हैं।